हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बीएसएसबी स्पेशल एजुकेटर को लेके होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्पेशल एजुकेटर के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसका मटेरियल कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी संबंध में हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करने का निर्णय लिया है और इसमें हमें आप सभी के हेल्प चाहिएगी, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही फिर हम आपके लिए काम करेंगे। तो साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और साथ में कमेंट भी करें कि आप में से कौन कौन स्पेशल एजुकेटर की तैयारी करना चाह रहा है और हम ऐसे और भी वीडियो लेके आएँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी हैं उन पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे और टाइम टू टाइम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम पढ़ने वाले हैं जीन मार्क गैस्पार्ड इटार्ड के बारे में। तो जीन मार्क गैस्पार्ड इटार्ड वह एक उल्लेखनीय फ्रांसीसी चिकित्सक और शिक्षक थे जिन्होंने विशेष शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटार्ड विक्टर नाम के एक युवा लड़के के साथ अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरोन के नाम से भी जाना जाता है। विक्टर को शिक्षित करने और पुनर्वास करने के इटार्ड के प्रयासों ने विकास संबंधी विकलांग व्यक्तियों की समझ और उपचार में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड थे वो फ्रांसीसी चिकित्सक और शिक्षक थे। उन्होंने स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में उनका महत्वपूर्ण योगदान है और इन्होंने एक विक्टर नाम के लड़के पे काम किया था, जिसकी वजह से ये फेमस हुए थे। तो जो विक्टर नाम का लड़का है उनको वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने विक्टर को शिक्षित किया था और साथ में उसको रिहेबिलिटेट किया था। तो इन्हीं के प्रयासों के संबंध में तो इनको फेमस किया गया था। और इनकी एजुकेशन के बारे में आगे बताया गया कि इनकी एजुकेशन थी जो वो युवावस्था से ही ट्रेडमैन बनना की शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने, और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नौकरी पर चिकित्सा का प्रशिक्षण लिया फिर इन्होंने, और फिर उसके बाद सर्जिकल इंटर्नशिप की 1796 में। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में ये ट्रेड्समैन बनना चाह रहे थे और उसकी इन्होंने एजुकेशन भी ली थी। उसके बाद जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस टाइम पे इनको नौकरी पे रखा गया और चिकित्सा प्रशिक्षण दिया गया, और उसके बाद फिर इन्होंने सर्जिकल इंटर्नशिप की 1796 में। तो उसके बाद इनके एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अस्पताल में सर्जन टूलोन फ्रांस 1796 में, तो अस्पताल सर्जन के रूप में काम किया था इन्होंने, जो कि टूलोन फ्रांस में 1796 में। जैसा कि आपने पहले भी देखा कि सर्जिकल इंटर्नशिप की थी इन्होंने, तो वो टूलोन फ्रांस में की थी इन्होंने 1796 में। फिर उसके बाद इन्होंने मुख्य चिकित्सक के रूप में काम किया, जो कि राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान पेरिस में किया था 1800 में। फिर उसके बाद इन्होंने द वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरोन के साथ उनके काम के कारण उन्हें फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा सम्मानित किया गया। तो जैसा कि आपने पहले भी देखा कि इन्होंने द वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरोन के साथ काम किया था, जिसके कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली थी, और उसके बाद फिर इन्हें फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा सम्मानित किया गया था। उसके बाद इन्होंने बुद्धि की परिभाषा भी दी थी, जिसको यहाँ पे बताया गया है। तो मनुष्य की सारी बौद्धिक क्षमताएं उसकी भौतिक आवश्यकताओं के संकीर्ण दायरे तक ही सीमित है, यह अकेले उसके मन की गतिविधियों पर निर्भर करता है। तो इन्होंने बताया था कि जो भी बौद्धिक क्षमताएं होती है वो उसकी जो फिजिकल नीड्स होती है तो उसके दायरे तक ही सीमित होती है, क्योंकि इन्होंने बताया कि मनुष्य जो भी सोचता है, जो भी करता है, तो वो अपनी फिजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग करता है, और यह अकेले उसके मन की गतिविधियों पर निर्भर करता है कि जो भी उसके मन की गतिविधियां हैं तो उन पे निर्भर करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके प्रमुख योगदान क्या क्या थे। तो ओटो राइनो लेरिंजोलॉजी के संस्थापक थे ये। तो उसके बाद इन्होंने बच्चे के शिक्षक, जिन्हें द वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरोन के नाम से जाना जाता, तो इस बच्चे के शिक्षक भी बने।
जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने शिक्षा दी थी और पुनर्वास भी किया था इनका। और इनको जो सबसे महत्वपूर्ण है इनका योगदान, उस रूप में इनके विशेष शिक्षा का पितामह कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो विशेष शिक्षा में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसकी वजह से ही इनको विशेष शिक्षा का पितामह कहा जाता है। तो आप याद रखना इनका नाम। और विशेष शिक्षा का पितामह, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखना इसको। उसके बाद आप अपने शिष्य डॉक्टर एडवर्ड सेंगुइन के काम को प्रभावित किया, जिसने बदले में अपने शिष्य मारिया मोंटेंसरी को प्रभावित किया। तो अब जैसा देख रहे हो कि इटार्ड के शिष्य थे एडवर्ड सेंगुइन, और एडवर्ड सेंगुइन के जो शिष्य थी वो मारिया मोंटेंसरी थी। तो इन्होंने, जो एडवर्ड सेंगुइन थे वो इटार्ड से प्रभावित हुए और इटार्ड ने इनके काम को भी प्रभावित किया। फिर मारिया मोंटेंसरी है वो एडवर्ड सेंगुइन से प्रभावित हुई और इनके काम को सेंगुइन ने प्रभावित किया। तो उसके बाद हम जो विचार और रुचियां हैं वो देखते हैं इनकी, कि जीन मार्क गैस्पर इटार्ड को एक ट्रेड्समैन बनने के लिए शिक्षित किया गया था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वह सेना में शामिल हो गए और टूलोन के एक सैन्य अस्पताल में सहायक सर्जन बन गए। जैसा कि बताया गया था आपको पहले भी कि इन्होंने सबसे पहले टूलोन के एक सैन्य अस्पताल में सहायक सर्जन के रूप में काम किया था। उनके पास कोई वैज्ञानिक प्रशिक्षण नहीं था और उन्होंने अपनी चिकित्सा शिक्षा नौकरी पर प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और 1796 में उन्होंने पेरिस में औपचारिक सर्जिकल इंटर्नशिप शुरू की। तो हमने पहले बात की थी कि 1796 में इन्होंने पेरिस में औपचारिक सर्जिकल इंटर्नशिप शुरू की थी। फिर उसके बाद इन्होंने 1800 में पेरिस में राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान में मुख्य चिकित्सक नियुक्त किया गया था और इस क्षमता में उनकी उपलब्धियां असंख्य थी। उन्होंने कान की बीमारियों पर एक मौलिक पुस्तक लिखी। तो जैसा कि आप यह चित्र में भी देख रहे हो कि ये यूस्टेशियन कैथेटर है। तो ये कान के लिए है कि कान में अगर बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए इन्होंने इसका आविष्कार किया था और कान की बीमारियों पर एक मौलिक पुस्तक लिखी थी और साथ में एक यूस्टेशियन कैथेटर का आविष्कार किया था, जिसे अब इटार्ड कैथेटर के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इन्होंने इसका आविष्कार किया था तो इनके नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया। और बंदिरों को शिक्षित करने और इलाज के लिए कई नए तरीके तैयार किए। द वाइल्ड बॉय ऑफ एवरन नामक बच्चे के साथ उनके काम ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। जो सबसे फेमस काम था उनका तो वो था द वाइल्ड बॉय ऑफ एवरन के साथ जो काम किया था उनकी शिक्षा को लेके और उनके पुनर्वास को लेके, तो उसने इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति दिलवाई थी। उसके बाद इन्होंने 1799 में 3 फ्रांसीसी खिलाड़ी दक्षिणी फ्रांस में एक जंगल की खोज कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक युवा लड़के पर पड़ी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह 11 या 12 वर्ष का था और वह गंदा, नगन और घावों से भरा हुआ था। लड़का उनसे बचकर भागा, लेकिन जब वह एक पेड़ पर चढ़ने के लिए रुका तो उसे पकड़ लिया गया। खिलाड़ी उसे पास के एक गाँव में ले गए और एक विधवा की देखभाल में सौंप दिया। जैसे ही उसके पकड़े जाने की कहानी फैली, स्थानीय निवासियों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि 5 साल पहले एक युवा नगन लड़के को जंगल में देखा गया था। यह माना गया कि वह कई वर्षों तक अकेला रहता था और जो कुछ भी उसे मिला या पकड़ा उसे खाकर वह जीवित रहा। लड़का विधवा से बच निकला और अगली सर्दी अकेले जंगल में घूमते हुए बिताई। अंततः उसे पुनः पकड़ लिया गया और सुरक्षित हिरासत में रखा गया। फ्रांसीसी सरकार के एक अधिकारी ने उनके बारे में सुना और सुझाव दिया कि उन्हें पेरिस ले जाया जाए, जहां मानव मस्तिष्क की आदिम अवस्था के उदाहरण के रूप में उनका अध्ययन किया जा सके। हालांकि उनकी जांच करने वाले पेरिस के प्रमुख चिकित्सकों ने घोषणा की कि वह बिल्कुल भी जंगली नहीं था। उनकी सामूहिक राय यह थी कि लड़का मानसिक रूप से कमज़ोर था और हाल ही में उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक फिलिप पिनेल ने इसे संक्षेप में कहा जब उन्होंने कहा कि लड़का वास्तव में एक लाइलाज बेवकूफ़ था। इटार्ड असहमत थे। उनका मानना था कि लड़का कम से कम 7 वर्षों तक जंगल में अकेले जीवित रहा था।
सबूत के तौर पर उन्होंने समाज, इसके रीति रिवाजों और इसकी कलाकृतियों के प्रति गहरी घृणा का हवाला दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी स्पष्ट मानसिक कमी पूरी तरह से मानवीय संपर्क की कमी के कारण थी। इसके अलावा उनका मानना था कि इस पर काबू पाया जा सकता है। वह उस लड़के को, जिसे उन्होंने अंततः विक्टर नाम दिया, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेफ म्यूट्स में ले गए और अगले 5 साल एक गहन व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए समर्पित कर दिया। यह आईईपी का पहला उदाहरण था और आधुनिक विशेष शिक्षा की शुरुआत थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो विशेष बच्चे होते हैं उनके लिए हम आईईपी प्लान करते हैं। तो ये जो सबसे पहले उदाहरण है आईईपी का, तो वो विक्टर नाम के बच्चे पर किया गया था। तो उनका सबसे पहले व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया था और वहीं से आईईपी की शुरुआत हुई थी और फिर यहाँ से आधुनिक विशेष शिक्षा की भी शुरुआत हुई। उसके बाद इटार्ड ने अपने शिष्य के लिए 5 प्राथमिक लक्ष्यों की पहचान की। सबसे पहले था कि सामाजिक जीवन में उसकी रुचि बढ़ाना, उसके बाद पर्यावरणीय उत्तेजनाओं के बारे में उसकी जागरूकता में सुधार करना, तीसरा था उसके विचारों की सीमा का विस्तार करना, चौथा उसे बोलना सिखाए, पांचवा उसे चित्रों और लिखित शब्दों जैसे प्रतीकों प्रणालियों का उपयोग करके संवाद करना सिखाए। तो इटार्ड अनुभववादी दार्शनिक जॉन लोके और एटियन कोंडिलेक से प्रभावित थे। दोनों ने इस विचार को आगे बढ़ाया कि सभी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आता है। तो इनका मानना था कि जो भी ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से आता है। विक्टर की दृष्टि और श्रवण सामान्य थे, लेकिन संवेदी इनपुट के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं अक्सर सुस्त या अस्तित्वहीन थी। तो जैसा कि इनका मानना था कि जो ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं हम, पर जो विक्टर था उसकी जो दृष्टि थी और सुनने की क्षमता थी वो सामान्य थे, पर जो संवेदी इनपुट थे तो उनके प्रति जो उसकी प्रतिक्रियाएं थी वो सुस्त और अस्तित्वहीन थी। उदाहरण के लिए वह संक्षेप में क्रैकिंग की हल्की सी आवाज़ सुनकर चौंक जाता था, लेकिन बंदूक की गोली की आवाज़ सुनकर नहीं चौंकता था। तो यह उसका संवेदी इनपुट के प्रति सुस्त था, जो वो उस कारण था। इटार्ड ने तर्क दिया कि विक्टर तब तक प्रभावी ढंग से नहीं सीख सकता जब तक कि वह अपने वातावरण के प्रति अधिक अभ्यस्त न हो जाए। जैसा कि हम बोलते हैं कि बच्चे को नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहिए, और तो इसीलिए इन्होंने बोला कि उसको वातावरण के प्रति अभ्यस्त करना है और उसी से फिर वो सीख पाएगा। इसलिए उनका शैक्षिक दृष्टिकोण संवेदी प्रशिक्षण और उत्तेजना पर बहुत अधिक निर्भर था। विक्टर की हालत में सुधार हुआ, लेकिन वह कभी भी सामान्य स्थिति तक नहीं पहुंच पाया। 5 वर्षों के बाद वह कुछ शब्द पढ़ और बोल सकता था, अपने देखभाल करने वालों के प्रति स्नेह प्रदर्शित कर सकता था और सरल आदेशों का पालन कर सकता था। इटार्ड प्रगति की इस कमी से निराश थे, लेकिन उन्होंने अपना पर्यावरणवादी रुख बरकरार रखा और कहा कि अगर विक्टर कुछ साल छोटा होता तो सफलता मिलती। जैसा कि यह पता चला है, फिलिप पिनेल और अन्य चिकित्सक शायद सही थे। इटार्ड के व्यक्तिगत विवरण के आधुनिक पाठक आमतौर पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विक्टर वास्तव में मानसिक रूप से मंद या ऑटिस्टिक था। तो इसको इन्होंने मानसिक रूप से मंद या ऑटिस्टिक माना। और उसके बाद यह तथ्य कि इटार्ड विक्टर को सामान्य बनाने में विफल रहा, इस कहानी के लिए अपेक्षाकृत महत्वहीन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने प्रयास किया। वह यह घोषणा करने वाले पहले चिकित्सक थे कि एक समृद्ध वातावरण आनुवंशिकता या पिछले अभाव के कारण होने वाली विकास संबंधी देरी की भरपाई कर सकता। तो इन्होंने बताया था कि जो वातावरण है वो या तो हमारा हेरिडिटिकल या जो भी विकास संबंधी देरी है तो उसकी भरपाई कर सकता है। अगर सही वातावरण दिया जाए बच्चे को तो वो अपने इन्वायरमेंट के थ्रू तो अपनी कमियों को पूरा कर सकता है। इस समय तक यह माना जाता था कि मानसिक रूप से विकलांग लोग अशिक्षित होते हैं। जैसा कि एक लेखक ने कहा, विक्टर के साथ इटार्ड के काम ने निराशा और जड़ता की उस भावना को दूर किया। तो इससे पहले ये मानते थे कि जो विकलांग लोग हैं वो अशिक्षित होते हैं, तो बट इसके बाद तो उन पे काम करना शुरू किया गया और जो उनकी निराशा और जड़ता की भावना थी उसे दूर किया गया। जिसने चिकित्सा
पैसे और बाकी सभी को मानसिक दोषों के लिए कुछ भी रचनात्मक करने की कोशिश करने से रोक दिया था। तो पहले ये कुछ भी रचनात्मक करने से पहले रुक जाते थे, बट इसके बाद उन पे काम किया जाने लगा। इटार्ड का प्रभाव उनके शिष्य एडवर्ड सेंगुइन के काम के माध्यम से और भी बढ़ गया। सेंगुइन ने अपने शिक्षक के संवेदी प्रशिक्षण दृष्टिकोण में सुधार और विस्तार किया। तो इसके बाद इटार्ड के बाद फिर सेंगुइन ने भी काम किया और उनको और बढ़ाना और उसमें सुधार करना स्टार्ट किया, और इसे मंदबुद्धि छात्रों के लिए विशेष स्कूलों में अभ्यास में लाया गया। तो उनके बाद फिर जो मंदबुद्धि छात्र है तो उनके लिए विशेष स्कूलों में भी अभ्यास में लाया जाने लगा कि वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और जो भी कमियां हैं उनमें उनको पूरा कर सके। उन्होंने अपने अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के लिए यूरोप और विदेश दोनों में प्रसिद्धि अर्जित की। तो इसके बाद इनको यूरोप के साथ साथ अन्य देशों में भी जाना जाने लगा, जिसकी जड़ें इटार्ड के काम में भी थी। मारिया मोंटेंसरी ने सेंगुइन के शैक्षिक दृष्टिकोण को संशोधित करके बड़े पैमाने पर अपनी पद्धतियां विकसित की। तो सेंगुइन के बाद फिर इस पे मारिया मोंटेंसरी ने काम किया। जैसे कि आप जानते हो कि मारिया मोंटेंसरी ने बोला था कि प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को रखना है और प्रकृति के द्वारा ही हमें बच्चे को सिखाना है। उनके माध्यम से जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड ने दुनिया भर में सामान्य रूप से विकासशील हजारों स्कूली बच्चों पर प्रभाव डाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इटार्ड के बहुत सारे कार्य हैं, और उन्होंने सबसे पहले आईईपी बनाना स्टार्ट किया था। विशेष जो शिक्षा है उसमें उनको पितामह की उपाधि दी गई, और भी बहुत ऐसे कार्य हैं इटार्ड के जिसके उन्होंने बताया कि बच्चे को इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है, और जो भी कमियां हैं बच्चे की वो इन्वायरमेंट के थ्रू ही हम एक अच्छा इन्वायरमेंट देके पूरी कर सकते हैं। तो ये हमारे पेपर के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए हम इस पे आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देखें और साथ में लाइक भी करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हम फिर आगे भी आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने मेंशन भी किया हुआ है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही मेंशन किए हैं। तो और ऐसे ही हम आगे भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।